हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट स्टडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वेस्ट स्टडी में। दोस्तों, ये रामबाण सीरीज का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ, जिसमें टोटल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है और जो भी प्रश्न इसमें शामिल किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म। अब दोस्तों, यहाँ पे है आपका चट्टान है, मिट्टी है और पेड़ है। हम देख लेते हैं इन तीनों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, जो जीवाश्म का ईंधन तो पता चल गया है। दोस्तों, जो चट्टान होता है उसके अध्ययन को बोला जाता है आपका पेट्रोलॉजी बोला जाता है, पेट्रोलॉजी बोला जाता है। और दोस्तों, जो ये आपका जो मिट्टी जो होता है उसके अध्ययन को बोला जाता है आपका पेडोलॉजी बोला जाता है, पेडोलॉजी। और दोस्तों, जो आपका पेड़ है उसका जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है आपका डेंड्रोलॉजी बोला जाता है, डेंड्रोलॉजी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, 5 मीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस का शक्ति कितना होगा? दोस्तों, पता होगा जो लेंस का शक्ति हम निकालते हैं उसमें P बराबर होता है 1/, होता है आपका F होता है। तो यहाँ पे दोस्तों F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप रखिएगा तो ये होगा आपका 1/5 बराबर हो जाएगा आपका 0.2 और इसके बाद हो जाएगा आपका D जो होता है वो होता है डायोप्टर, जो कि लेंस का शक्ति मापन का एक इकाई है। और दोस्तों, अब यहाँ पे हमें जो पंगा आ रहा है वो आ रहा है आपका प्लस का और माइनस का आ रहा है। तो दोस्तों, पता होगा जो अवतल लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, इसका जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका यकृत यानी कि लीवर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका त्वचा है, फीमर है और स्टेपीज है। जो त्वचा है वो है आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और दोस्तों, ये जो फीमर है वो जांघ का एक हड्डी है, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। और दोस्तों, स्टेपीज जो है ये आपका कान में एक हड्डी है, जो सबसे छोटा हड्डी है मानव शरीर का। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन था, चारों में हमारा क्वेश्चन छुपा हुआ था। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो दोस्तों, जो एंथर होता है यानी कि जो पराग कोष होता है, देख सकते हैं दोस्तों इस फिगर में, ये है आपका पराग कोष। तो ये आपका परागकण बनाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी पराग कोष नहीं है, तो हम बना देते हैं आपका इस पुंकेसर को पराग कोष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पराग कोष होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो मधुमक्खी पालन होता है उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों, यहाँ पे आ गया है आपका सेरीकल्चर है, पिसीकल्चर है और हॉर्टिकल्चर है। तो देख लेते हैं दोस्तों इन सब में किसका पालन किया जाता है। तो दोस्तों, जो सेरीकल्चर है उसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है और जो पिसीकल्चर है इसमें मत्स्य का पालन किया जाता है यानी कि मछली पालन किया जाता है। और जो हॉर्टिकल्चर है यहाँ पे बागबानी किया जाता है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, नारियल का बाहरी हिस्सा किस उत्तक का बना होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ओजोन। दोस्तों, ओजोन जो है उसका जो फॉर्मूला होता है आपका O3 होता है, यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर आपका ओजोन बना होता है। और दोस्तों, जो ओजोन होता है, ओजोन का जो परत है वायुमंडल में, उसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो पराबैंगनी जो किरण है वो शरीर के लिए हानिकारक है, जिसका अवशोषण ये परत कर लेता है, जिससे मनुष्य का शरीर बच जाता है उस खतरनाक प्रभाव से। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो दोस्तों, चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो है आपका 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, यहाँ पे सब में सेकंड होगा, ये सेकंड होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों, यहाँ पे जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है वो होता है आपका पृथ्वी का पलायन वेग। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकता है? दोस्तों, ध्वनि के बारे में पता होगा, यह एक यांत्रिक तरंग है यानी कि मैकेनिकल वेव है, यानी कि जो भी यांत्रिक तरंग होता है उसको गुजरने के लिए एक माध्यम का आवश्यकता होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो यहाँ से ये नहीं गुजर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्वात। अगला प्रश्न है, 2 स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, देख सकते हैं मान सकते हैं यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे एक दूसरा आवेश है, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा उस बल को बोलते हैं
स्थिर वैद्युत बल। दो आवेश के बीच का जो बल है उसको ज्ञात किए थे कूलम नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए हम इनको कूलम भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किलोवाट आवर किसका इकाई है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे देखते हैं वाट है और आवर है। दोस्तों पता होगा जो वाट जो होता है वो शक्ति का इकाई होता है और आवर जो होता है वो आपका समय का इकाई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर को अगर हम यानी कि शक्ति को अगर हम समय से गुना करेंगे तो वो बन जाता है आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है एक बार किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक बार जो है वो आपका 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में 10 पे 5 जीरो है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश में समान होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आप यहाँ पे इस फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं T/100 और बराबर जो होता है आपका F और -32 और बट्टे होता है 180। C और F को अगर C बराबर अगर F पुट कर दीजिएगा तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका -40 डिग्री आ जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत चालकता का इकाई क्या होता है। तो दोस्तों जो चालकता होता है वो आपका प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो दोस्तों इसका जो इकाई होगा वो होता है आपका महो होता है, MHO होता है। दोस्तों पता होगा OHM ओम जो होता है वो आपका प्रतिरोध का इकाई होता है और प्रतिरोध का ही उल्टा होता है आपका चालकता। तो इसका जो क्या किया है जो यूनिट है इकाई है उसको बना दिया है महो MHO। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों कहीं कहीं पे इसको साइमन भी लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन डी भी सही है। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार के लिए इनमें से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैंसर के उपचार में रेडोन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फोटोन किसका मूल इकाई है। तो दोस्तों जो फोटोन जो है वो प्रकाश का मूल इकाई है, यानी कि जो प्रकाश जो है वो फोटोन का ही बना होता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को डैश लेंस के उपयोग का सलाह दिया जाता है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है यानी कि वो व्यक्ति निकट के वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख सकता है साफ साफ, तो उसको अवतल लेंस लगाने का सलाह दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश का अपने घटकों में विभाजन डैश के कारण होता है। दोस्तों ये जो घटना होता है वो होता है आपका अपवर्तन के कारण, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों होता क्या है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म जो होता है वो शीशा का होता है। तो जैसे जब यहाँ से लाइट ऐसे आता है, लाइट ऐसे आया उसके बाद यहाँ पे क्या होता है इसका अपवर्तन होता है, क्योंकि ये एक माध्यम से अब दूसरे माध्यम में जा रहा है। उसके बाद जब ये लाइट जो है आपका इस शीशा से जब बाहर निकलता है इस जगह पे, तो यहाँ पे भी इसका क्या होता है अपवर्तन होता है, क्योंकि फिर से ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलते रहता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो डैश का कारण बनता है। दोस्तों जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित होता है यह एक आनुवंशिक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है उसको शरीर में अगर कहीं पे चोट लगता है और अगर खून निकलने लगता है तो खून का थक्का जल्दी नहीं बनता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनना इसका कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बादल वायुमंडल में किस कारण तैरता है। दोस्तों किसी भी पदार्थ में अगर कोई दूसरा पदार्थ तैर रहा है तो जो तैरने वाला पदार्थ होगा उसका घनत्व जिसमें वो तैर रहा है उससे पक्का कम होगा। तो जो बादल जो होता है वो वायुमंडल में तैरते रहता है, इसका मतलब जो बादल का जो घनत्व होगा वो वायुमंडल के घनत्व से कम होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका निम्न घनत्व के कारण वो तैरता है, निम्न घनत्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन विटामिन सी का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों जो अंडा होता है वो विटामिन सी का स्रोत नहीं होता है। अगला प्रश्न है ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो दोस्तों जो फ्रेश वाटर होता है, जो ताजा पानी होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है डेंगू डैश के कारण होता है। तो दोस्तों जो डेंगू बीमारी है वो आपका विषाणु के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतया किस गैस की वृद्धि के कारण होता है। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में इसका जो प्रतिशत जब बढ़ने लगता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वाइन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों वाइन जो होता है यानी कि जो शराब होता है उसका जो पीएच मान होता है वो आपका लगभग 2.8 होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है तारों का रंग किस पे निर्भर करता है। तो दोस्तों कोई भी जो तारा होता है उसका जो रंग है उसके तापमान पे निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ताप।
अगला प्रश्न है बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों जो बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक नाम होता है आपका CaOH2। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका बुझा चूना। और दोस्तों जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों एक होता है आपका हाइड्रोजन बम जो कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है कार्बन के कुल आइसोटोप का संख्या कितना है। दोस्तों आइसोटोप बोले तो यहाँ पे आपका समस्थानिक का बात कर रहा है। तो दोस्तों टोटल समस्थानिक जो होता है कार्बन में वो होता है आपका 3 होता है। एक होता है आपका ग्रेफाइट होता है, उसके बाद आपका डायमंड बोले तो हीरा होता है, एक होता है आपका बकमिनिस्टर फुलेरिन होता है। तो दोस्तों इसमें जो टोटल कार्बन का जो संख्या होता है बकमिनिस्टर फुलेरिन में वो होता है आपका 60 कार्बन से मिलकर ये बना हुआ है। इसको हम C60 भी बोलते हैं। तो टोटल इसका जो होगा वो 3 होगा। सही ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन ए, 3। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल रामबाण सीरीज का 30 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।